Hi everyone, my name is Shrishti Singh and I'm All India rank 180. And today, through this platform, I would discuss my strategy. And I have given all six attempts, and this was my sixth attempt. So I would share about my journey, and also I would answer few of questions which are frequently asked by aspirants. So let's begin the session. Firstly, I would share about my education background. So, I did my schooling from केंद्र विद्यालय एनईआर बरेली एंड उसके बाद मैंने मेरी ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से की थी एंड उसमें आई गॉट गोल्ड मेडल एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड उसके बाद मैंने जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी का वो 2015 में दिया था and in 2015 I kept my strategy very simple and sorted. मैंने सोचा मैं जो है पहले बुक्स को लिमिटेड रखूंगी और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूंगी. हाउएवर क्या हुआ कि मैंने जो मेरा फोकस था वो मल्टीपल रिविजन्स पे तो रखा बट मैंने टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं की. मुझे लगता है वो एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से मैंने मेरा जो फर्स्ट प्रीलिम्स था वो क्लियर नहीं हुआ. फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था. आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दैट इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई विल बैलेंस थिंग्स. तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में अपनी जो बुक्स थी वो सेम रखी, करंट अफेयर्स को भी सेम रखा एंड उसके बाद मैंने जो टेस्ट पेपर्स थे वो सॉल्व किए एंड अराउंड 50 to 60 टेस्ट पेपर्स एंड फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम टेस्ट पेपर्स मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए and that year in 2016 I cleared prelims and after that I cleared mains also और मैंने उस साल इंटरव्यू भी दिया बट जो इंटरव्यू था फाइनली आई कुड नॉट मेक इट टू द लिस्ट एंड अगेन आई गेव माई नेक्स्ट अटेम्प्ट 2017 बट फिर वही सेल्फ डाउट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट एंड आई वॉज थिंकिंग दैट हो सकता है मैंने बाय लक 2016 का जो मेंस है वो क्लियर कर लिया. तो वो जो सेल्फ डाउट था उसकी वजह से आई गेस इवन दो आई प्रिपेयर्ड प्रॉपरली बट आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स दैट ईयर. देन दैट वाज द फेज जिसमें मैं बहुत लो फील करने लगी थी. मुझे लग रहा था कि मैं शायद यूपीएससी मटेरियल नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा. बट अगेन एक चीज़ मेरे माइंड में बहुत क्लियर थी कि मुझे करना तो यही है एंड माइंड से वो निकल भी नहीं रहा था. तो इट मीन्स आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट मेरा जो फोकस है वो नहीं जा रहा है यूपीएससी तो इट मीन्स आई शुड गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स. तो मैंने फिर 2018 के लिए वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड इन 2018 प्रीलिम्स आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स 122. दैट ईयर कट ऑफ वाज 98 and then फिर I started I started my preparation for mains and again I cleared mains and I reached till interview stage. But again same, I could not clear in final stage and then फिर 2019 prelims and mains again I gave and this year मेरा mains भी नहीं हुआ. So this was my journey. फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई हैव ओनली वन अटेम्प्ट लेफ्ट. तो मैं जो है उसको प्रॉपर प्रिपरेशन होती है एंड स्ट्रैटेजी के साथ सो दैट एक भी ऐसा कुछ पॉइंट ना बचे जिसको मैं बोलूँ कि ये मैं कर लेती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता. तो मैंने इस साल 2020 को ड्रॉप करने का सोचा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन फ्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एज फ्रीलांसर्स एंड पार्ट टाइम जॉब आई स्टार्टेड सो दैट मैं अपनी प्रिपरेशन के टच में भी रहूं और फिर साथ ही साथ मैं प्रिपरेशन के साथ थोड़ा बहुत अपना पढ़ती भी रहूं. तो उसके बाद मैंने 2021 में वापस जनवरी से अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर दिया. तो जो मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई इस साल मैंने फोकस ये किया कि पहले मैं प्लान प्रॉपर करूं और उस प्लानिंग में जो है मैं अपने ऑप्शनल को पूरा टाइम दूं सो दैट मैं अच्छा स्कोर करूं ऑप्शनल में एंड आफ्टर दैट जीएस और जो एसए है उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाऊं. एंड इसके लिए मैंने
खुद को 5 से 7 दिन दिए और मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मिड टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया, जो मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए विल फॉलो दिस, और एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाया। दैट इज़ वाई आई फील कि एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड मेरा ऑप्शनल का प्रिपरेशन एंड आई फोकस्ड अपॉन राइटिंग आंसर्स। तो मैंने ऑप्शनल में वैल्यू एडिशन पे फोकस किया कि जो भी मैं आंसर लिख रही हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि मैं अपने एक टॉपिक ख़त्म करती थी और वो टॉपिक ख़त्म करने के बाद मैं 1 से 2 दिन के बाद वो आंसर्स देखती थी, अपने खुद के आंसर्स। तो मुझे पता चल जाता था कि यहाँ पे मैं ये लिख सकती थी या फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसा कुछ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव के जब पैंडेमिक सेकेंड वेव आया तो एग्ज़ाम गॉट पोस्टपोन्ड और मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिला विच आई यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। और उसके बाद जो 6 to 7 मंथ्स थे वो मैंने अपने ऑप्शनल को होलिस्टिकली प्रिपेयर करने में लगाए। और उसके बाद फिर मैंने शिफ्ट किया अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और 2 महीने कंटिन्यूअसली जो था वो मैंने प्रीलिम्स फ़ोकस्ड पढ़ाई की। सो नाउ आई विल आंसर सम क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय एस्पिरेंट। जो ऐसे ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल्सो बहुत लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते थे मेरे से। तो आई फील कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। Okay, so I have shared my journey and now I will tell how I prepared for prelims. So prelims के लिए मैंने सिंपल और सॉर्टेड स्ट्रैटेजी रखी थी। जो मेरी स्टैंडर्ड बुक्स थी, एनसीईआरटी थी, मैंने सारे 6 अटेम्प्ट में वही पढ़ा है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपका जो माइंड का स्टेट है और जो आप मेंटल प्रिपरेशन करते हो। See, there are many students, many aspirants who are preparing very well, but the thing is that कि एग्ज़ाम हॉल में जाके पैनिक कर जाते हैं और क्वेश्चंस को देख के लगता है हमें आता ही नहीं है, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि सेट ऐसा आ जाता है जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं और हम सोचते हैं यार हमें 15 में से तो कुछ आया ही नहीं है, फर्स्ट 15 में से तो हम तो पहले ही आउट हैं कंपटीशन से। तो ये सारी जो है ये मेंटल प्रिपरेशन का पार्ट है। तो आई फील बुक लिस्ट ऑलमोस्ट सबको पता है, बट जो अदर थिंग है वो ये है कि आपको जो फोकस करना है वो है आपकी मेंटल प्रिपरेशन पे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। तो मेंटल प्रिपरेशन आपकी कैसी होनी चाहिए कि आप डेली ये सोचें कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं आप ऐसी जगह बैठ के सॉल्व करिए जहाँ पे शोर कम हो, आप फोकस कर पाए कि दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द पेपर इन एग्ज़ाम हॉल। ये जो प्रिपरेशन है वो एक दिन में नहीं होती है, ये आपको थ्रू आउट आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के दौरान करना है। वो धीरे-धीरे आप उस हैबिट को डेवलप करिए कि कितना भी स्ट्रेस हो आई विल रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, वर्ड्स पे फोकस करूँगा या करूँगी। और जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करेंगे सो दैट जैसे कभी-कभी होता है नॉट करेक्ट पूछा है एंड आप स्ट्रेस में आके करेक्ट को मार्क कर देते हो। तो दीज़ मिस्टेक्स यू कैन नॉट अफोर्ड इन एग्ज़ाम हॉल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। सो आई फील दैट ये दो चीज़ें आपकी रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखना, मल्टीपल रिविजन्स करना एंड देन मेंटल प्रिपरेशन, इस पे ध्यान दीजिए। ओके, नाउ कमिंग टू एस्से। सो आई विल शेयर माय एस्से स्ट्रैटेजी फर्स्ट। मैं एस्से के लिए जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेंस में, तो मैंने एस्से जो है बहुत सिंपल लिखा था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मेंस था, तो मेरा जो ओरिजिनैलिटी थी वो सामने आई एंड आई गॉट 160 मार्क्स इन एस्से। तो मुझे जब मार्क्स आए और जो मैंने एस्से लिखा था मैंने उसको एनालाइज किया कि मैंने ऐसा-ऐसा लिखा था एंड आई गॉट 160 मार्क्स व्हिच वाज़ वेरी डिसेंट स्कोर। तो मैंने ये एनालाइज किया कि आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एस्से जो है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है? एस्से सिंपल होगा तो एग्जामिनर के लिए इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। देन वो आपकी आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए बिकॉज एस्से कुछ ऐसा है, एस्से और एथिक्स का पेपर ऐसा होता है जो एग्जामिनर वो पढ़ने के बाद एनालाइज करता है कि ये पर्सन ऐसा होगा, तो आपको वो करना है। एंड उसके अलावा जब आप जीएस पढ़ते हैं तो आप ये भी ध्यान में रख के चलिए कि अगर वुमेन रिलेटेड टॉपिक आया या कोई फिलोसफिकल कोट आ गया तो आई कैन यूज़ दिस डेटा और आई कैन यूज़ दिस पॉइंट्स। तो उसके लिए मैंने छोटी सी बुकलेट रखी थी, उस बुकलेट में मैं ऐसी चीज़ें लिख लेती थी कि ये मैं ऐसे में कहीं यूज़ करूँगी।
तो ये आपकी मेंस के प्रिपरेशन के दौरान साइड बाय साइड चलते रहना चाहिए। ऐसे के लिए आपको कुछ सेपरेटली ज़्यादा नहीं करना है। जब आप जीएस पढ़ते हैं तब ध्यान दीजिए। दूसरा, आपको प्रैक्टिस करनी है एस्से की। प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि एस्से में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, फ्लो, देन आपका एस्से ईज़ी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, देन लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज सिंपल हो, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि यार हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और मे बी हमारी हिंदी जो है अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हम हिंदी में बहुत ऐसे टफ वर्ड्स नहीं यूज़ कर पाते, बहुत सिंपल है। तो जब भी मेरे एस्से में ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि उस बार मैंने एस्से बहुत सिंपल लिखा है। जब आप सिंपल लिखते हैं तो आपका एस्से ऐसा होना चाहिए कि अगर 8th और 10th का बच्चा भी पढ़े तो उसको वो टॉपिक और वो इश्यू बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी चीज़, आजकल बोलते हैं कि फिलॉसफिकल ऐसे आते हैं तो कैसे डील करें उससे। तो वो ऐसे फिलॉसफिकल दिखने में लगते हैं। आपको फिलॉसफिकल ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि अगर आप फिलॉसफिकल ऐसे लिखेंगे तो आपका जो एरिया है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ जो ऐसे में ध्यान रखनी है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस ज़्यादा तभी होंगे जब आप अपने जो टॉपिक है उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट करेंगे। तो आपको फिलॉसफी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है। इवन इफ आपका ऑप्शनल फिलॉसफी हो या आपको वो कोट पता हो, जैसे इस बार 2-3 कोट थे जो पीएसआईआर में भी लोग पढ़ते हैं, फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं, बट आपको उससे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ठीक है? देन उसके बाद ऐसे के बाद मैं आपको ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ऑप्शनल था वो फिलॉसफी था। तो मेरा जो ऑप्शनल था मैंने एक्चुअली जो 4 मेंस थे उसमें इस मेंस में मेरे ऑप्शनल में स्कोर 283 रहे हैं, व्हिच वाज़ अगेन अ गुड स्कोर। बट उसके पहले मैं ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर रही थी। तो मैंने जो चेंज किया इस बार, फर्स्ट जो एक मिथ है कि फ़िलॉसफ़ी जो है बहुत शॉर्ट सिलेबस होता है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ़ कोचिंग के नोट्स पढ़ के हो जाएगा। वो उस मिथ को आप भूल जाइए, वो रियलिटी नहीं है। आपको जो आपका ऑप्शनल है वो इन डेप्थ पढ़ना है, फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल हो या कोई भी ऑप्शनल हो। आपको उसको जीएस की तरह ऊपर-ऊपर से पढ़ के नहीं जाना है, आपको उसको इन डेप्थ पढ़ना है, फिर उसके आपके खुद के नोट्स बनाने हैं, सो दैट वो जो लास्ट के 10 डेज़ होते हैं और वो जो 5 डेज़ का गैप होता है, उसमें आप अपने ऑप्शनल को 2 से 3 बार रिवाइज़ कर पाओ। तो जो मेरा ऑप्शनल था मैंने ट्राई किया कि मैं 6 टू 7 मंथ्स अपने ऑप्शनल को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ कि कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो मुझे ये ना लगे कि यार मैं इसमें क्या लिखूँ, मुझे क्या लिखना चाहिए था, मैं क्या लिख सकती थी, ये टॉपिक मैं पढ़ सकती थी। तो मैंने अपने ऑप्शनल को अच्छे से काफ़ी टाइम दिया। तो मैं यही बोलूँगी आप एक टाइम रिस्ट्रिक्ट मत करिए कि 2 महीने में पूरा करना है, 1 महीने में करना है। एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बना लीजिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। कि कभी-कभी होता है कि हम बहुत आइडियल टाइम टेबल बना लेते हैं और वो फॉलो नहीं होता है एंड देन वी गिव अप, वो नहीं करना है। एक प्रैक्टिकल सा जो भी आप 6 आवर्स पढ़ सकते हैं तो 7 आवर्स पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ बना के अपने ऑप्शनल को अच्छे से पढ़िए। देन दूसरी चीज़ आती है ऑप्शनल की प्रैक्टिस। जो आपके आंसर्स हैं ऑप्शनल के, इट शुड लुक लाइक ऑप्शनल के आंसर। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 जैसे फिलॉसफी का है, देयर आर मेनी टॉपिक्स व्हिच आर ऑल्सो कॉमन इन जनरल स्टडीज़, बट उसको जनरल स्टडीज़ जैसा नहीं लिखना है। आपको उसको थोड़ा फिलोसफिकल बनाना है, पेपर 1 का यूज़ करना है उसमें और पेपर 1 के जो फिलोसफर्स आप पढ़ते हैं उनका यूज़। देन मैंने जो क्या किया था पेपर 2 प्रिपेयर करने के लिए, पीएसआईआर के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको उनके 5 पेज के ऐसे नोट्स बना लिए थे और मैंने सोचा था कि ये टॉपिक अगर आएगा तो मैं इन थिंकर्स को डेफिनेटली कोट करूँगी। ठीक है? उसके अलावा मैंने क्या किया था कि जो पेपर 2 था उसको मैंने स्मार्टली प्रिपेयर किया, बहुत कम टाइम दिया, बट जो पीवाईक्यूज़ थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको देख के मैंने एक प्रोबेबल क्वेश्चन की लिस्ट बना ली थी कि दीज़ आर द प्रोबेबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है प्रिपरेशन का और जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, मैंने उनके लिए भी एक लिस्ट बना ली कि ये फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये अगर आता है तो मैं ये कोट, ये थिंकर और ये डायमेंशंस को डेफ़िनेटली ऐड करूँगी। तो जो मेरा पेपर 2 था, उसमें मैंने टाइम बहुत कम डाला था, बट उसमें जो मेरा स्कोर है 145 था और उसके पहले 118 था। तो मुझे लगता है वहाँ से मुझे बहुत बेनिफिट मिला बिकॉज़ ऑफ माय स्ट्रैटेजी। देन पेपर 1 के लिए ऑप्शनल में मैंने वाई मसी जो है वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए, उसको एटलीस्ट 7 टू 8 टाइम्स पढ़ा एंड मैं उसको अंडरलाइन करती रही। फर्स्ट 2 रीडिंग्स में आपको एक्चुअली बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी
और उसको अंडरलाइन करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ रीडिंग के बाद मैंने उसके नोट्स बना लिए। नोट्स में मैंने सिर्फ वही चीज़ें लिखी जो मुझे याद नहीं रहती थी, क्योंकि क्योंकि मैं पहले 3 मेंस दे चुकी थी, तो बहुत बेसिक जो चीज़ें थी वो मुझे याद थी। तो मैंने सोचा कि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगा के मैं वो चीज़ें लिखती हूँ जो मैं भूल जाती हूँ। तो और फिर मैंने उसमें क्या किया, कुछ फ्रेजेस ऐसे लिख लिए कि अगर ये फिलोसफर आया तो मैं ये फ्रेजेस डेफिनेटली ऐड करने वाली हूँ। ओके, तो ऑप्शनल ऐसे करना है। देन इंडियन फिलोसफी के लिए मैंने दयानंद चैटर्जी पढ़ी है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन फिलोसफी के लिए मैं ऐसे इग्नू की जो बुक्स हैं फिलोसफी के, उसको बस ऐसे थोड़ा देख लेती थी। आई विल नॉट से कि मैंने उसको बहुत लाइन बाय लाइन पढ़ा है, बट हाँ सेलेक्टिवली मैंने उसे देखा है। और एक और चीज़, वेस्टर्न फिलोसफी में मैंने स्टैनफोर्ड वेबसाइट है, वहाँ से प्लेटो टू हेगल जो है वो कवर किया था। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंटेम्प्रेरी फिलोसफी बचता है, तो कंटेम्प्रेरी फिलोसफी के लिए अगेन एक मिथ है कि कंटेम्प्रेरी फिलोसफी जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट जब मुझे समझ आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंटेम्प्रेरी फिलोसफी बहुत ईजियर पार्ट है हमारे सिलेबस का। तो अगर आप उस पर थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी फिलोसफी के क्वेश्चन में। अगेन उसके लिए मैंने जो है हेल्प ली थी। आपके जो एनपीटीईएल के वीडियोस हैं वो देखे थे मैंने, उनसे मैंने खुद के कुछ नोट्स बनाए थे। मैं जब जैसे एक दिन अगर मैंने मूर पढ़ा या स्ट्रॉसन पढ़ा, तो मैं रात को उसका जो वीडियो है ऐसे सुन लेती थी, और फिर अगले दिन जाके मैं उसको वापस से ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेती थी कि इसमें ये पॉइंट थे जो मुझे लिख लेने चाहिए। तो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर ऑप्शनल। नाउ अनदर क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इज कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इंटरव्यू में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंटरव्यू के 2-3 पार्ट्स हैं, एंड उसको आपको उन 2-3 पार्ट्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है। फर्स्ट इज़ योर डैफ। डैफ में आप जो भी लिखते हैं, दूसरी चीज़ जैसे क्या होता है कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि डैफ में हम ज़्यादा फिल करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी दिखेगी, तो आप कुछ भी लिख देते हो, ऐसी कुछ हॉबीज लिख देते हो जो आपने शायद कई टाइम से की ही नहीं है। तो इंटरव्यू जो ऐसा है ना कि आप वहाँ पे जब सामने जाते हो तो रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप झूठ बोल रहे हो या आप कुछ ब्लफ करने का ट्राई कर रहे हो तो वो मत करो। ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हो आप वो लिखिए, आपको उस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। और उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आपकी बहुत सारी हॉबीज़ नहीं है, एक ही कुछ आप परस्यू कर रहे हो तो वो कर लो। देन मेंस के बाद इतना इनफ टाइम होता है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया है ना, तो आप कुछ नया सीख सकते हो, तो वो लिख दीजिए। आप स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उसके लिए नहीं डरना है। दूसरी चीज़, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो कॉलेज बैकग्राउंड है, हमारा जो मे बी कई लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश में स्विच करते हैं, तो वो भी डरते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो भी बैकग्राउंड है बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप पहले ही आप कुछ उन लोगों में से हैं जो ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं। तो आपको पहली बात उसके लिए प्राउड फ़ील करना चाहिए, और उसी उसी प्राउड फ़ील करते टाइम आपको कॉन्फिडेंट भी रहना है कि दिस इज़ हू आई एम, और यही मैं प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ, एंड दिस इज़ हाउ आई विल प्रेज़ेंट माई सेल्फ। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है कुछ। तो फर्स्ट इज़ योर मेंटल प्रिपरेशन, देन सेकंड इज़ योर डैफ प्रिपरेशन। जो भी आपने लिखा है, आपका होम स्टेट, होम टाउन जो भी है, आपकी ग्रेजुएशन, वो सबको एक बार देख लीजिए, जो भी उस पे करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ चल रहा है तो। थर्ड इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा-सा आपको चेंज करना पड़ता है इंटरव्यू के टाइम पे। इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या करना है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उस इशू के बारे में सोचिए कि आप क्या ओपिनियन दे सकते हैं इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो जब आप ये सोच रहे होते हैं तो आपके जो ओपिनियन है वो फैक्ट बेस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपका जो पर्सनल ऐसा ओपिनियन है जो बहुत एक्सट्रीम है वो आप सामने रख रहे हो और आप उसको फैक्ट्स और डेटा से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे या आर्ग्यूमेंट्स नहीं बना पा रहे उसके लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इज जो सोर्सेज एंड बुक लिस्ट। तो मुझे लगता है बहुत सारे टॉपर्स ने ऑलरेडी बुक लिस्ट बता दी है। मेरी भी बुक लिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर थी, मैंने ऐसा कुछ अलग से नहीं पढ़ा। हावेवर आई विल शेयर दैट। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंड कल्चर के लिए आई रेड नितिन सिंघानिया सर्स बुक, एंड उसके बाद एंशियंट मिडिवल और ज्योग्राफी के लिए आई फॉलोड ओनली एनसीईआरटीज, मैंने इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। एंड मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है।
और फिर इन्वायरमेंट के लिए मैं शंकर आईएएस पढ़ती थी एंड जो मेरे जो 6 अटेम्प्ट्स हैं उसमें मैंने सब में शंकर आईएएस की बुक पढ़ी है। देयर आर अदर बुक्स इन मार्केट, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए, क्योंकि कोई कोई और किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है तो आप चेंज मत करिए। इसीलिए मैंने बोला मैंने अपने सारे 6 अटेम्प्ट में सेम रखा है। सेम इसलिए रखा है क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाते हो उस फॉन्ट से, एक पिक्टोरियल मेमोरी होती है, वो याद रहती हैं चीज़ें, आपको रिवाइज़ करने में ईज़ियर होता है। तो जो भी आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है, जो भी आपकी बुक लिस्ट है ना, उसको चेंज नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही खराब ना हो। ठीक है? तो वो आप कंटिन्यू करिए, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं आपको। बुक ये किसी ने, जैसे आप मार्केट गए, किसी ने बोला ये अच्छी है, ये अच्छी है, ऐसा नहीं करना है, जंप नहीं करना। आप जो फेथ है और बिलीफ है आपकी खुद की बुक लिस्ट पे, उसको मेंटेन करिए। पर हाँ, मल्टीपल बुक्स एक ही टॉपिक के लिए मत पढ़िए। अगर आपको पढ़ना भी है किसी और टॉपिक के लिए कुछ इंटरेस्टिंग, तो आप पढ़ सकते हैं, बट एक टॉपिक एक जगह से पढ़िए, एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स। ओके, सो अगेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आई फील दैट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है, ये एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव है। फॉर सम पीपल जिनकी आंसर राइटिंग ऑलरेडी अच्छी है, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डेली करें, वो वीकली भी कर सकते हैं। और वो 10-12 टेस्ट या 20 टेस्ट जो भी उनको देने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, फर्स्ट मेंस के टाइम पे, वो दे सकते हैं। ये आपको खुद को बैठ के एनालाइज करना होगा कि वेयर डू यू स्टैंड। मतलब आपकी आंसर राइटिंग बहुत खराब है, तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग आंसर्स डेली। आई विल सजेस्ट कि आप डेली लिखिए, एक ही आंसर लिखिए। 7 to 8 मिनट्स आई थिंक इजीली दिए जा सकते हैं। वो हम इसलिए नहीं देते क्योंकि हम थोड़ा सा इंडिसिप्लिन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कल से लिखेंगे, कल से लिखेंगे, परसों से लिखेंगे, मंडे से लिखेंगे। वो नहीं करना है आपको। जो है आंसर राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप डेली लिखिए, अगर अच्छी है तो फिर आप मतलब वीकली लिख सकते हैं, या फिर 3-4 दिन से 2-3 आंसर्स, या जैसे आपको आपको अच्छा लगता है वो करिए। उसके बाद कमिंग टू टेस्ट सीरीज, ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगी टेस्ट सीरीज मैंने कभी नहीं ज्वाइन की है। मैं प्रीलिम्स के लिए मार्केट से टेस्ट पेपर उठा के लाती थी और उनको सॉल्व करती थी। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो आप वो ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी जो आपका जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाता है, आप थोड़ा इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, कभी-कभी आप स्किप कर देते हैं अपने टेस्ट, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए। एंड सेम फॉर मेंस। मेंस में भी मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि मैं डेली आंसर राइटिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर, हाँ, और एक और चीज़, अगर आपके पास लोग हैं, आपके सीनियर्स, या आपकी लाइब्रेरी में कोई है, या कहीं पे भी कोई है जो आपके आंसर्स देख सकता है रोज, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज प्लीज़ ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, बिकॉज वहीं पे आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो, और इवेल्युएशन के बाद आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। क्योंकि अगर एकदम मेंस के 3-4 दिन पहले आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि मेंस के लास्ट 1 वीक में 4-5-6 टेस्ट लिखते हैं। आई फील दैट कि वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि अगर आप जस्ट इमेजिन, अगर आपने 4 टेस्ट लिखे मेंस के जस्ट 6-7 दिन पहले, और चारों टेस्ट में आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो फिर वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता है कि मतलब आप ऑब्वियसली आप 7 दिन बाद मेंस लिखने जा रहे हो और आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो बेटर है जो भी मिस्टेक्स हैं वो इनिशियल फेज में करनी है, और बाद में सिर्फ रिविजन्स पे ध्यान देना है, और आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो उस पे। तो अगेन टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोलूँगी वो आपका खुद का डिसीजन है। अगर आप कैपेबल इनफ हैं गुड आंसर्स लिखने में, देन फेयर इनफ, अदरवाइज यू कैन जॉइन अ गुड टेस्ट सीरीज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है मैंने एनसीईआरटीज बहुत पढ़ी है, बट हाँ, ऐसा नहीं पढ़ा है कि 6 to 12 सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है, ऐसा नहीं है। आप जैसे मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी है, हिस्ट्री की पढ़ी है, देन वो थीम्स करके एक एनसीईआरटी आती है वो देखी है, देन कल्चर के लिए इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स वो बुक देखी है। बहुत छोटी सी बुक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आप 1 या 2 बार देख सकते हैं। तो एनसीईआरटीज को आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, ऐसा नहीं है 6 to 12 सारी पढ़नी है। आप देख लीजिए, ज्योग्राफी की पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री की पढ़ सकते हैं। ये जो है एनसीईआरटीज बहुत सिंपल वे में लिखी हुई हैं, तो वो पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग होती है, एंड उसके बाद उसको याद करना भी मतलब ईजी हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि जो उनकी राइटिंग स्टाइल है एनसीईआरटी की,
वो ऐसी है कि वो आप अपने आंसर राइटिंग में कॉपी कर सकते हो। द वे दे राइट एनसीईआरटीज़ वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर आप उस तरीके से अपने आंसर्स लिख रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज सिंपल एट द सेम टाइम बहुत स्टैंडर्ड दिखती है। तो वो इसलिए भी एनसीईआरटीज़ आई फील कि पढ़नी चाहिए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी कौन सी पढ़े, न्यू या ओल्ड? मुझे तो लगता है कि दोनों। मैंने तो ओल्ड पढ़ी है बिकॉज आई हैव गिवन ऑल 6 अटेम्प्ट्स, तो मेरे लिए तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी हैं। तो मुझे लगता है न्यू और ओल्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए और उसको बस ये है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए। अगर आप बिलीव करते हैं कि मुझे बहुत याद रहता है तो ज़रूरत नहीं नोट्स बनाने की। अदरवाइज़ 10 पेज में समराइज़ भी कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी को। जैसे मैं क्या करती थी, ज्योग्राफी में मैंने कुछ डायग्राम्स थे जो बना के रखे थे, जो मुझे मेंस के टाइम पे भी हेल्प करते थे। तो मैं ज्योग्राफी के जो हैं वो डायग्राम्स बना के रख लेती थी। हिस्ट्री में मैं ऐसा कुछ नोट्स नहीं बनाती थी। मुझे लगता था हिस्ट्री में सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आई विल रिवाइज माई एनसीईआरटी कंप्लीटली। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए? ठीक है, करंट अफेयर्स डेफिनेटली पढ़ना है, क्योंकि आपको यू नेवर नो स्टैटिक ज़्यादा आएगा या करंट अफेयर्स ज़्यादा आएगा, तो आपको एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन करनी है। करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, स्टैटिक भी पढ़ना है, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। पर करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं तो मेक श्योर कि आप सोर्सेज जो है बार बार चेंज ना करें। आप किसी एक का सोर्स फॉलो करिए। और अगेन आई विल से द सेम थिंग, ये जो प्रिपरेशन है उसमें आपको क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, और क्लैरिटी आती है सेम सोर्स को बार बार पढ़ने से। अगर आप सोचोगे आज मैं इसका करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ, कल मैं थोड़ा सा इससे सप्लीमेंट कर दूँ, नहीं। आप करंट अफेयर्स एक ही का फॉलो करिए और उसको बार बार पढ़िए। आपका मन है आप उसके नोट्स बना सकते हैं। मैं नोट्स नहीं बनाती थी, मैं अंडरलाइन और हाईलाइट करके रखती थी, जिसको मैं बार बार एटलीस्ट 4 रिविजन्स मेरे होते थे प्रीलिम्स के पहले करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स के। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है? न्यूज़पेपर मेरी प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग होती है सुबह, वो न्यूज़पेपर से होती है। पर हाँ, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। कभी कभी ऐसी जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। बट मेरी प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और अगर आप कुछ वीडियोस सुन लेते हैं या फिर कहीं से किसी की समरी पढ़ लेते हैं तो वो भी ठीक है। बट हाँ, आई फील कि एनीवेज आपको इंटरव्यू के टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो स्टार्ट डेवलपिंग दैट हैबिट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? तो इसका कोई फिक्स, जब तक आपके अटेम्प्ट हैं, आपकी एज लिमिट है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी किसी को कॉलेज में इंटरेस्ट आ जाता है तो दे कैन स्टार्ट। फिर कोई होता है कॉलेज के बाद ड्यूरिंग द जॉब दे रियलाइज़ कि नहीं, उनको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, उनको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने हैं, तो वो तभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई फील कि अगर आपको गाइडेंस है, आपके पास कोई सीनियर्स हैं या कोई फ्रेंड है या फैमिली में कोई है जो आपको करेक्टली गाइड कर पाए, तो 1.5 ईयर मैक्सिमम इज़ इनफ, जिसमें आप 6 to 7 मंथ्स ऑप्शनल को दें और बाकी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बाकी टाइम दें। तो 1.5 ईयर इज़ इनफ टू गिव योर अटेम्प्ट। तो आप प्रिपरेशन कभी भी स्टार्ट करिए, यू कैन क्लियर, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आप डिसिप्लिन हैं और आप कंसिस्टेंट हैं। ठीक है। देन ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक बहुत लोगों का, ये जो बिगिनर्स होते हैं, इनका ये क्वेश्चन रहता है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। तो ऑप्शनल के लिए सिंपल, फर्स्ट इज़, आई फील कि आपको कोई भी सब्जेक्ट जो लेना है उस उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, फिर उस ऑप्शनल को थोड़ा-सा उठा के 1-2 दिन पढ़ने का ट्राई करिए बिफोर जॉइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप देखिए उसको पढ़ के। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ अकॉर्डिंग टू मी इंटरेस्ट। सेकंड, स्कोर, ऑब्वियसली वो ऑप्शनल कैसा स्कोर कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप 6-7 महीने कंटिन्यूसली एक सब्जेक्ट पढ़ना, दैट टू इतनी डिटेल में पढ़ना, फिर उसके आंसर्स प्रैक्टिस करना, फिर मेंस के टाइम उसको 3 महीने फिर से पढ़ना, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है आप नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज इंटरेस्ट। सेकंड, आप देखिए उसमें स्कोर कैसा रहता है। टॉपर्स अगर आप
आप हैं कोई टॉपर्स उस सब्जेक्ट के तो आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर किसी और जो भी आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, उनसे थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको ये सारी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि फिर ऑप्शनल के लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो डू नॉट वरी, बहुत सारे चैनल्स हैं। और एनपीटीईएल की वेबसाइट्स पे मैंने देखा है कि अपार्ट फ्रॉम फिलॉसफी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स रहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आपको चूज करना है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट और जो अदर फैक्टर्स हैं कि उसके नोट्स अवेलेबल हैं कि नहीं मार्केट में, टॉपर्स के नोट्स हैं क्या मार्केट में, तो वो सब आप देख के अपने ऑप्शन को थोड़ा जो भी आप चूज करने जा रहे हैं शॉर्टलिस्ट कर लीजिए 2-3, उनको थोड़ा सा पढ़ के देखिए, बिकॉज ये ऑप्शनल जो है वो आपके मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये डिसीजन जो है वो आपका खुद का होना चाहिए, बेस्ड ऑन आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए। जस्ट बिकॉज इस ऑप्शनल से 10 लोग आए हैं, 20 लोग आए हैं और 300 स्कोर आया है, इस बेसिस पे नहीं ऑप्शनल लेना है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। ओके, तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीवाईक्यूज कैसे एनालाइज करें। तो फर्स्ट इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने के लिए मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई पीवाईक्यूज आर इम्पॉर्टेंट। मेरे जो फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स थे उसमें मैंने पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस नहीं किया। मैं ये सोचती थी अरे एनीवेज क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड, तो मुझे क्यों टाइम इन्वेस्ट करना है, बेटर आई विल रिवाइज लक्ष्मीकांत। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखना है एंड नाउ हाउ टू एनालाइज देम। उसके लिए क्या करना है, जो आपका सिलेबस है उसको सामने रखिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए कि जब आप देखते हैं कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, अगेन नेक्स्ट ईयर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है, अगेन नेक्स्ट ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, इट मीन्स दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस टॉपिक के आप एक जो अगर वो टॉपिक स्टैटिक है उसके नोट्स बना लीजिए और उसमें कुछ करंट अफेयर्स ऐड कर लीजिए। दिस वे यू कैन एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर आप ये भी देख सकते हैं करंट अफेयर से किस टाइप के इश्यूज उठाए जाते हैं। उन इश्यूज को जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन इश्यूज पे ध्यान दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो ज़्यादा आपको एनालिसिस इस बारे में करना है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, उनको थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। दिस वे आप जो अपना टाइम मैनेजमेंट है ना उसको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं जो आपका टाइम है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना जरूरी है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसोर्सेज जो हैं आपको हर न्यू कैन कॉर्नर पे मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे बहुत कुछ देख सकते हैं। देन देर आर ऑनलाइन क्लासेस जिसको क्लासेस ज्वाइन करनी है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डेली न्यूज़ एनालिसिस करती हैं, देन फ्री कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, वो सारा आप कर सकते हो। इनफैक्ट जो यहाँ मार्केट में जो नई बुक्स आती हैं, जो भी आता है वो आप ऑर्डर भी कर सकते हो ऑनलाइन। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली आके ही प्रिपेयर करना है। आप जहाँ कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है जहाँ पे आपको एक ग्रुप भी मिल रहा है, 2-3 लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर वेरी सीरियस, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैप समझ नहीं आते क्या करें। तो मैप्स के लिए आपको क्या करना है, मैप्स जो है मैं क्या करती थी जब प्रीलिम्स दे रही होती थी तो मैं मैप्स को जो है हाईलाइट करती रहती थी। बड़ा सा मैप मैंने अपने रूम में लगा रखा था और मैं उस मैप पे लिखती रहती थी, उसको लिख लिख के इतना खराब कर देती थी कि प्रीलिम्स तक आते थे मुझे लगता था मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगी, इसको हटाना है यहाँ से। तो उसमें आप लिखते रहिए और उनको बार बार आप देखते रहिए। जब भी आप रूम में टहल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैप्स को देखते रहिए। मैप्स जो है 2 दिन पहले, कई लोग प्रीलिम्स के 2 दिन पहले लेके बैठते हैं कि एक दिन आज पूरा मैप करेंगे। मैप ऐसे नहीं होता है, मैप के लिए टाइम लगता है। डेली 10-10 मिनट्स दे दीजिए रादर देन गिविंग 1 फुल डे जस्ट 2 डेज बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है। तो 10-10 मिनट्स डेली देख लीजिए, मैप हो जाता है। मैप जो है आपके पिक्टोरियल मेमोरी में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैप को पढ़ने के लिए एक और चीज़ है, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं प्रीलिम्स के, उसमें देखिए किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए। जैसे मेडिटेरियन सी बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, देन सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये बहुत फेवरेट है यूपीएससी का। तो आप इन एरियाज को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर मैप्स। देन मीडियम कैसे चूज करें, इट डिपेंड्स ऑन यू।
जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। जैसे कई लोग इंग्लिश में लिखते हैं मेंस बट इंटरव्यू हिंदी में देते हैं, कई लोग हिंदी मीडियम से प्रिपेयर करते हैं। ये आपकी चॉइस है। अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में दीजिए, कंफर्टेबल हैं हिंदी में तो उसमें दीजिए। बिकॉज़ बहुत लोग हैं जो हिंदी मीडियम से या किसी और मीडियम से बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसमें लिखेंगे तो तभी क्लियर होगा। आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो बोलते हैं हौसला जो है ना आपका, वो डिसाइड करेगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे कि नहीं, आपका मीडियम नहीं डिसाइड करता है। ठीक है? नेक्स्ट, नोट्स कैसे बनाना चाहिए एंड टेक्स्ट बुक के नोट्स ओके एंड रिवीजन ओके। सो नोट्स जो है मैं क्या करती थी, मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं था कि मेरे को हर चीज़ का नोट्स बनाना है। मैं ऐसा करती थी जो टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से याद हैं, मैं उनके नोट्स नहीं बनाती थी। मैं सिर्फ़ उन टॉपिक के नोट्स बनाती थी जो मैं फ्रीक्वेंटली भूल जाती हूँ, या फिर मेंस में मैं उनके नोट्स बनाती थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, उनको 3-4 पेज में समराइज़ कर दिया। देन आर्टिकल्स हैं, उनको लिख लिया। देन बजट है, उसको समराइज़ कर लिया। इन चीज़ों के नोट्स बनाती थी। और जैसे मैंने बताया, मैं जब पीवाईक्यू एनालाइज़ करती थी, तो जैसे इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं स्टैटिक, उसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इनको मैं 2-3 पेजेस में समराइज़ कर लेती थी कि जैसे ही इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो आई एम गोइंग टू राइट दिस। इतना ही टाइम होता है, 7 मिनट्स आपको मिलते हैं एक आंसर के लिए। तो जो नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी है वो यही है कि ये डिपेंड करता है आप पे। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको लगता है कि मुझे हर चीज़ के नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ डू दैट। वो टाइम टेकिंग है बट उसका जो फ़ायदा है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑप्शनल के लिए भी ऐसा ही करना है। ऑप्शनल के लिए आई मेड नोट्स बिकॉज मुझे लगता था ऑप्शनल के लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेस रेफर किए थे, तो मुझे उसको एक प्लेस पे रखना बहुत ज़रूरी था। बट हाँ, थोड़े से मेरे लास्ट में स्कैटर्ड हो गए थे क्योंकि मैंने ट्राई किया था और एडिशन करूँ, तो थोड़े से स्कैटर्ड हो गए थे। बट समवेयर समहाउ आई ट्राइड कि मैं अपने नोट्स जो हैं वो एक जगह एक प्लेस पे एक साथ रखूँ। जैसे अगर एक टॉपिक है ऑप्शनल का, उसको एक साथ रखूँ सारे नोट्स, चाहे कोई भी रिसोर्स मैंने रेफर किया हो। सिमिलरली जीएस के लिए भी मैंने यही किया था कि जिस टॉपिक के मुझे नोट्स चाहिए थे, मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाया था। ऐसा नहीं कि मुझे जीएस टू का सारा नोट्स बनाना है, लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं किया था मैंने। लक्ष्मीकांत आपको वैसे भी पूरी पढ़नी है, तो उसके नोट्स बना के टाइम नहीं वेस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट इज सोशल मीडिया का यूज़। सी इन माय केस आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। बट ऐसा कोई अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, यू आर डिसिप्लिन। मुझे लगता था कि मैं डाइवर्ट होती हूँ, तो मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिंस द वेरी बिगनिंग मैं नहीं थी। तो ओनली आफ्टर क्लियरिंग आई मेड माई इंस्टा एंड अदर अकाउंट्स। तो आप, लेकिन ऐसा अगर आपको लगता है कि वो आपको मोटिवेट करते हैं, समवेयर आप लोगों से कनेक्ट करते हो, आपको अच्छा फील होता है, आपके फ्रेंड्स से कनेक्ट करते हो तो, या फैमिली से, अगर वहाँ से कोई भी चीज़ जो आपकी प्रिपरेशन में कुछ ऐड कर रही है, वो आप कंटिन्यू करो। दिस इज हाउ यू विल फाइंड योर वे। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे हेल्प कर रही है, देन कंटिन्यू। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे हेल्प नहीं कर रही है, देन कट ऑफ। सिंपल एंड सॉर्टेड, चीज़ों को सिंपल रखिए। आपको अगर हेल्प मिल रही है इन चीज़ों से, सोशल मीडिया से, देन प्लीज़ कंटिन्यू। अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपर स्टॉक या कुछ भी देख रहे हैं तो आपको मोटिवेशन आ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग डाइवर्टेड, देन प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली आज, डेली कितने घंटे पढ़ाई करती थी? ओके, सो अगेन इसका कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स नहीं है कि अगर आपने 7 आवर्स पढ़ाई की है तो आप क्लियर करोगे, और आपने 6 आवर्स 45 मिनट्स पढ़ाई की है तो आप नहीं करोगे। मेरा, मैं सिंपल रखती थी। स्टार्टिंग में मैं 7 to 8 आवर्स, कभी कभी 9 आवर्स कर लेती थी जब मैं प्रीलिम्स, जब 3-4 मंथ्स रहता था, जब मैं अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर रही होती तो 7 आवर्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहती थी मैं डेली। बट मैं एक चीज़ मेंटेन करती थी कि मैं कंसिस्टेंटली करती थी ये। ऐसा नहीं कि आज 12 आवर्स पढ़ लिया और 14 आवर्स पढ़ लिया और नेक्स्ट डे पूरा दिन रेस्ट। तो अल्टीमेटली आप वो एक दिन जो पूरा नहीं पढ़ते ना, उसके लिए आपको नेक्स्ट डे फिर एफर्ट्स डालने पड़ते हैं फ्लो में आने के लिए। तो मैं ये करती थी 7 से 8 घंटे की पढ़ाई डेली। बट हाँ, जैसे ही एग्ज़ाम पास आता था, जैसे 2 महीने हैं तो मैं उसको 9 आवर्स कर देती थी, 10 आवर्स कर देती थी। फिर 1 महीना बचा है, तो सिंस इट वाज़ माय लास्ट अटेम्प्ट, तो मैंने 13 to 14 आवर्स ट्राई किया स्ट्रेच करने का।
तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके पहले की प्रिपरेशन में मैंने कभी 13 to 14 आवर्स नहीं किया था। उससे इट डजेंट मैटर एक्चुअली, आप कितना पढ़ सकते हैं एफिशिएंटली उतना ही पढ़िए। एंड प्रैक्टिकल, अगेन आई विल रिपीट इट, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए। सिंस समवन हैज सेड कि मैंने इतनी देर पढ़ाई की है और मेरा हो गया, और सिंस समवन हैज सेड कि नहीं 3 घंटे की पढ़ाई में हो गया, 13 घंटे की पढ़ाई में हो गया, वो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनानी है। इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपको क्लियर करने के लिए सिर्फ एक ही सीट चाहिए, इसीलिए आपकी स्ट्रैटेजी भी यूनिक होनी चाहिए। आपको किसी को कॉपी नहीं करना, नीदर इन एस्से। कई बार मैंने एस्से में लोगों को सुना है कि आई हैव सीन टॉपर्स कॉपी, वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में लिखते हैं, बहुत फ्लावरी लैंग्वेज होती है, आई कैन नॉट राइट, तो मेरा तो एस्से में स्कोर अच्छा होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना राइटिंग स्टाइल है, वो वैसे लिखते हैं क्योंकि उनको वैसे अच्छा लिखना आता है। आपको नहीं आता, आप सिंपल लिखिए, सिंपल लिखिए, बट अपनी बात कन्वे करिए। जो आप कहना चाहते हैं वो इजी लैंग्वेज में अगर आप कन्वे कर रहे हैं तो आप किसी से पीछे नहीं हैं, किसी को कॉपी नहीं करना है। आपकी खुद की यूनिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो यूनिक स्ट्रैटेजी आप दूसरों की हेल्प लेके बना सकते हैं, बट वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप कितने बजे उठ के पढ़ते हैं, कई लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कई लोग दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। देन विच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इस टाइम टेबल कैसे बनाएं। अगेन आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस। टाइम टेबल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए टाइम टेबल, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सके, सो दैट जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आए कि हाँ मैंने कर लिया, जो भी मेरा टारगेट था वो पूरा कर लिया, नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली। और आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे ये टॉपर ने बोला है कि 7 आवर्स 8 आवर्स पढ़ना है, 10 आवर्स पढ़ना है, तो हम ऐसा प्लान करते हैं 10 आवर्स की पढ़ाई का, और 10 आवर्स नहीं हो पाते। उस 10 आवर्स में आप ऐसे टारगेट्स रख देते हैं जो फीजिबल नहीं है, जो आप अचीव ही नहीं कर सकते। तो वो फर्स्ट डे का टारगेट नेक्स्ट डे पोस्टपोन होता है, फिर नेक्स्ट डे का टारगेट नेक्स्ट डे पोस्टपोन होता है, बैकलॉग क्रिएट होता है, देन यू गिव अप। ऐसा नहीं करना, एक सिंपल सा टाइम टेबल बनाइए जो आप फॉलो कर सके। नाउ आई हैव आंसर्ड आई थिंक ऑल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। नाउ I will answer some questions which are asked in कमेंट सेक्शन। ओके, तो जो लोगों ने कमेंट किए हैं मैं उनको आंसर कर देती हूँ। प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल थी। मैं 3 से 4 राउंड में पेपर सॉल्व करती थी। फर्स्ट राउंड में मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करती थी जो मुझे 100% श्योर होते थे, सो दैट वहाँ से मैं ये जान सकूँ कि पेपर कैसा है, टफ है, ईजी है। अकॉर्डिंग टू दैट आई विल प्लान मेरा जो सेकेंड राउंड है। ठीक है, उसके बाद मैं सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस को करती थी जो मुझे थोड़े से लगता था कि हाँ ये मुझे आते हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, नाउ आई कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। क्या होता है जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो थर्ड राउंड तक आते आते कई बार आपको कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में सब सॉल्व कर दोगे तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेपर को देख के आप समझ नहीं पाते हो कि पेपर टफ है, ईजी, आप फ्लो में अटेम्प्ट कर जाते हो। सो next question is, how did you start from scratch? Could you please tell what did you start studying from the very first day? Very first day I started newspaper because जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो बोलते थे द हिंदू से ही स्टार्ट करना है, द हिंदू पढ़ना है, डेली पढ़ना है। तो आई स्टिल रिमेंबर मुझे फर्स्ट डे द हिंदू पढ़ने में 5.5 आवर्स लग गए थे और मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो फर्स्ट डे मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल फिलोसफी है। Then, ma'am, I completed my 12th standard. Please explain me how to start my preparation. Okay, good. 12th के बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप पहले एक काम करिए कि आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटीज़ थोड़ी सी लीजिए, और साइड बाय साइड आप देख लीजिए। अगर पॉसिबल है तो आप ग्रेजुएशन कुछ ऐसा ले सकते हैं जो आप ऑप्शनल चूज़ करना चाहते हैं, सो दैट आपके लिए थोड़ी जर्नी और छोटी हो जाए। और ऑप्शनल ऐसा ले सकते हैं। अगर नहीं मन है, कुछ डिफरेंट ऑप्शन लेना है, देन ऑल्सो फाइन। बट हाँ, एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए बिकॉज वो सिंपल होता है, एंड अभी आपने 12th फिनिश किया है तो आपको तो काफ़ी चीज़ें याद भी होंगी। स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, और फिर धीरे 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 2-3 रिविजन के बाद एनसीईआरटी की आपकी जब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए तब आप स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच कर सकते हैं। रिटर्न में एक अराउंड 7-8 मंथ्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी।
मेरे को लगा कि शायद उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो मैंने 16-17 टेस्ट लिखे थे अपने फर्स्ट मेंस में। तो अगर आपके पास टाइम है, आप 2023 में मेंस लिखने वाले हैं, डेफिनेटली यू हैव इनफ टाइम, तो यू कैन जॉइन सी सैट। सी सैट फर्स्ट 3-4 अटेम्प्ट्स में मुझे कभी सी सैट क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं सी सैट के लिए सेपरेटली। बट येस, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मुझे लगा था कि सी सैट जो है बहुत सारे लोगों का रह जा रहा है और सी सैट डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा। क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। और तो मैंने इसके लिए क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे सी सैट के वो उठाए, और उसमें से कुछ टॉपिक्स जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उन टॉपिक को शॉर्टलिस्ट कर लिया, जो मेरे लिए इजी भी थे। तो उन टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद मैंने उन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे जाके उनकी सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी, फॉर्मूला, ये सब देख सकते हैं, मेथड। और अगर आप उसमें और भी ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम आती है सी सैट क्लियर करने में, तो आई वुड सजेस्ट एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज कर लीजिए। बट फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपका बेस होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप ऐड कर सके, बिकॉज सी सेट इज लाइक सी सेट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही प्रिपेयर किया था, एंड आई क्लियर्ड समहाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच 2015 to 21 and job, why working or not? Okay, I did not understand your question. I think it is regarding my work. तो मैं work when I gave five attempts, that time I was not working, but after 5th attempt जब मैंने drop लिया था 2020, तो मैं job करने लगी थी coaching institutes में, so that मैं खुद को support कर पाऊँ financially, और side by side मेरी जो preparation है वो भी चलती रहे। Then how to manage प्रिपरेशन अलॉन्ग विद कॉलेज स्टडीज। कॉलेज स्टडीज आई फील सब लोग सेमेस्टर के टाइम पढ़ते हैं, बट येस देर आर सम पीपल हु आर वेरी डिसिप्लिन्ड। तो वो वो जब ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। ऐसा कर लीजिए आप इनिशियली एनसीईआरटी को थोड़ा सा ऐसे 10-10 पेजेस का टारगेट बना के आप अपनी कॉलेज स्टडीज के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कर लीजिए, मॉर्निंग उठ के आप अपने कॉलेज की जो जो भी पढ़ाई है वो कर लीजिए जल्दी उठ के, और शाम को आप अपना जीएस या कुछ और जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है ऐसे स्टार्ट करिए। बट अगेन इफ कॉलेज स्टडीज के साथ कर रहे हैं, कर रहे हैं उनसे आप छोटे छोटे टारगेट रख के उनको अचीव करते जाइए, आपकी जर्नी बहुत सिंपल और स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन कैसे रखा इतने दिन 6 अटेम्प्ट्स तक? यस, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जर्नी चाहे आप 6 अटेम्प्ट दें या 1 अटेम्प्ट दें, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरे केस में जो था, आई थिंक एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़े दिन तक ही काम आता है। जो एक्सटर्नली हम ढूंढते हैं कि हमें कहीं से मोटिवेशन मिल जाए, वो थोड़े दिन तक ही रहता है। तो मेरे केस में मैं अपना इंटरनल मोटिवेशन ढूंढती थी कि मैं इस प्रिपरेशन में क्यों आई, क्योंकि बार बार इंटरव्यू देके वापस आना और फिर मेंस देके वापस आना, डेफिनेटली आप लो फील करते हो। बट मेरे केस में मेरे पेरेंट्स का साथ हमेशा रहा, दैट वाज वन रीजन जो मैं मोटिवेटेड रही। दूसरा, मैं खुद को एक ही क्वेश्चन पूछती थी, वाई आई स्टार्टेड दिस, मैंने क्यों शुरू किया, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। इसकी वजह से मैं कभी छोड़ ही नहीं पाई प्रिपरेशन। तो आपका जो मोटिवेशन फैक्टर है उसको ढूंढिए। आप हो सकता है आप 10 दिन डीमोटिवेटेड फील करें, इट्स नॉर्मल, एक्सेप्ट करिए कि यू आर नॉट फीलिंग गुड। किसी से शेयर करिए, किसी से बात करिए। जैसे मैंने मेरा सर्कल बहुत छोटा रखा था, आई हैड ओनली फ्यू फ्रेंड्स जिनसे मैं बात करती थी। तो मुझे अगेन मोटिवेशन आता था, और अगर कोई बोल देता था यार तुम्हारा नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, तो फिर मुझे लगता था हाँ दीज पीपल आर हैविंग फेथ इन मी, तो फिर मैं क्यों डर रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेटेड रखती थी। If you could go back to the time when you started your preparation, what would you do differently? Differently मैं ये करती कि जो मेरा पहला प्रीलिम्स था उसमें मैंने टेस्ट पेपर्स और सॉल्व किए होते, और अगर मुझे स्टार्टिंग फेज में थोड़ी गाइडेंस मिली होती तो मैं मल्टीपल बुक्स जो मैंने नीचे और पढ़ रहे हैं रात को जग के, वो सब मैं नहीं करती। तो जो मुझे थोड़ा सा बाद में समझ में आया। अगेन, नोट्स कैसे बनाएं, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। नोट्स डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे बनाना चाहते हैं। ऑनलाइन नोट्स, अगर आप यू आर गुड इन मेकिंग ऑनलाइन नोट्स तो गो फॉर ऑनलाइन नोट्स, बिकॉज ईजी होता है उनमें एडिशन करना। अदरवाइज आप लिख सकते हैं। मैं यूजुअली हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करती हूँ, तो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती थी, बट ऐसे नहीं पेज बाय पेज नहीं, जो टॉपिक मुझे लगते थे कि ये नीडेड है उनके ही नोट्स बनाती थी।
Then, okay. Yes, it was my final attempt 2021. The नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए आप करंट अफेयर्स फॉलो करिए, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बेसिक्स क्लियर करते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नैनो टेक्नोलॉजी समझना है, ये 4G 5G का डिफरेंस समझना है, एक बार क्वेश्चन आए थे LTE एंड VOLTE में, तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हैं। 5 मिनट्स के वीडियोस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सिर्फ करंट अफेयर्स फॉलो करना है, वहाँ से साइंस एंड टेक हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होंगे वो सबके लिए होंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मीन्स वैल्यू एडिशन, इकोनॉमिक सर्वे जो है, मैं GS3 के लिए पढ़ती थी, उसको मैं उस कभी भी मैंने उसकी समरी नहीं पढ़ी है। मैं हमेशा इकोनॉमिक सर्वे खुद से पढ़ती थी, बिकॉज आई फाइंड दैट डॉक्यूमेंट वेरी इंटरेस्टिंग। वो डॉक्यूमेंट मैं पूरा पढ़ के 2 बार पढ़ने के बाद अपने खुद के 10-15 पेज के नोट्स बनाती थी, और मेंस में मैं उसको रिवाइज करती थी। दिस इज फॉर GS3। फॉर GS2 मैं जजमेंट्स, आर्टिकल्स एंड जो भी केस होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे एक जगह 10-15 पेजेस में लिख लेती थी, और ट्राई करती थी मैं उनको रोज पढूं, सो दैट मैं आंसर्स में उनको इंक्लूड करती रहूं। ठीक है, दिस इज हाउ आई एडेड वैल्यू टू माई आंसर्स। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू क्वालिफाई दिस एग्जाम? मेरा ये 6th अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था, तो ये लास्ट अटेम्प्ट मैंने क्वालिफाई किया है। CSET आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। CSET में आपको PYQ देखना है, अगर आपको ये जानना है कि आप कौन से एरियाज जो हैं बार बार पूछे जाते हैं, और कौन से एरियाज जो हैं जिसमें आप ठीक हो, उन एरियाज को पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद कुछ एरियाज अगर आप ठीक नहीं भी हो और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप कर लीजिए, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको ये बोलना पड़े कि CSET की वजह से मैंने क्वालिफाई नहीं किया, तो जो भी GS की मेहनत है वो भी वेस्ट हो जाती है। तो प्लीज़ CSET के लिए PYQs को देख लीजिए। नहीं, मैं अभी लबासना में नहीं हूँ, लबासना जाने में अभी टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू एनहांस आंसर राइटिंग? आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन डिपेंड करता है। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उससे रिवाइज करिए, अगर आप हाईलाइट करके पढ़ते हैं तो उनको बार बार पढ़िए। पर रिवीजन के लिए ऐसा मत सोचिए कि रिवीजन जो है फर्स्ट रिवीजन में ही आप बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। रिवीजन टाइम लेता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन में जाके आपको चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, एंड देन फिर आपका रिवीजन जो है जल्दी खत्म होता है। सेल्फ स्टडी इनफ फॉर प्रिपरेशन? यस, सेल्फ स्टडी, जैसे GS के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की थी। GS के लिए आप जो जो भी पढ़ते हैं, वो अगर आपको अगेन आपको अगर क्लैरिटी है कैसे पढ़ना है, तो GS के लिए इनफ है सेल्फ प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि ऑप्शनल के लिए कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर गाइडेंस है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर हाँ आपको कहीं क्लियर गाइडेंस नहीं है किसी की, तो प्लीज़ ज्वाइन ऑप्शनल के लिए कोई भी गुड इंस्टीट्यूट। बट प्लीज़ उसके लिए पहले आपको रिसर्च करना है। ऑप्शनल आपको कभी भी 1 या 2 दिन में नहीं डिसाइड करना है। ओनली प्री की तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? ओनली प्री की तैयारी आप अगेन डिपेंड करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो प्लीज़ 3-4 मंथ्स पहले से स्टार्ट कर दीजिए, एंड ट्राई कि आप 3 to 4 रिविजन्स मिनिमम कर पाएँ। बट हाँ, अगर आपने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, तो आप 2 मंथ्स पहले और मे बी 1.5 मंथ पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू। ओके। मुझे क्या लगता है ना कि कोचिंग मटेरियल कोई एक नहीं है। आप मार्केट में जाइए, सिलेबस को आप अपने सामने रखिए हमेशा। आप टॉपिक वाइज सिलेबस को गूगल करके प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने मेंस के लिए ऐसे ही किया था। टॉपिक वाइज मैं गूगल करती थी वो टॉपिक, और फिर उस टॉपिक के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी थी, जिसमें मैं उस टॉपिक का जो भी पढ़ती थी वहाँ पे जाके ऐड कर देती थी, या तो लिंक या फिर पॉइंट्स। तो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर्ड सिलेबस के टॉपिक्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस करंट अफेयर्स, मेरा वही जो मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ती थी वही करंट अफेयर्स मैं मेंस के लिए पढ़ती थी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर किसी कोचिंग के नोट्स चाहिए, तो वो आप मार्केट में जाके उसको थोड़ा सा ऐसे 1-2 पेज पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको थोड़ी इसकी लैंग्वेज ठीक लग रही है, कितना उठा लीजिए, बट उसको बार बार पढ़ना है, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन इज, मैम मैं 10th क्लियर, मेरा 10th अभी क्लियर हुआ है, कॉलेज में क्या लूँ, आर्ट्स और साइंस? अगर आपको UPSC के लिए प्रिपरेशन करना है फिर भी, नहीं करना है फिर भी, जो भी करना है आपको, ये आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। आर्ट्स और साइंस जो है, आपका मन किस में लगता है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो आई फील आपको 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो आपका अगर आप BTech कर रहे हैं तो 4 साल का है, या जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपको 3-4 साल किसी सब्जेक्ट
को झेलना है, तो किसी और से ना पूछ के आप खुद से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप रेडी हो उस सब्जेक्ट को 3 साल 4 साल पढ़ने के लिए, तो आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए। इसमें इनफैक्ट आप पूछ सकते हैं, लोगों के ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। अगर साइंस लेना है तो साइंस में क्या अच्छा है, बट अल्टीमेटली डिसीजन आपका होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू लिव विद दैट subject for at least 3-4 years or maybe after that. Yes, you can start your preparation after 12. Definitely many people are doing it. आप थोड़ा थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दीजिए, और यूट्यूब वीडियोस देख के स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ। हाउ मेनी आवर्स यू डिवोट फॉर योर रिविजन्स, ऐसा नंबर ऑफ आवर्स फिक्स मत करिए। आपका जो आपने जो टारगेट रखा है कि जैसे आज लक्ष्मीकांत पढ़ा है, 5 दिन आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, तो जब आपको रिवाइज करना है तो आप डिवाइड कर लीजिए कि दिस मेनी चैप्टर्स आई विल रिवाइज टुडे। वो चैप्टर्स कितनी जल्दी, अगर जल्दी खत्म हो जाते हैं तो जल्दी कर दीजिए, बट हाँ अगेन प्रैक्टिकल टाइम टेबल रखिए, तो उस हिसाब से आपको रिविजन करना है। मैं ऐसा करती थी, अगर मैंने 6 दिन में सब्जेक्ट पढ़ा है तो मैं ट्राई करती थी कि 3 to 4 डेज में फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाए, देन नेक्स्ट रिविजन 2 to 3 डेज में, और जो लास्ट प्रीलिम्स के पहले 3-4 दिन पहले हम ऐसे जल्दी जल्दी देखते हैं, वो जितनी जल्दी आप कर सको। तो ऐसे फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं है। आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें? यस, ये क्वेश्चन मैं आंसर करना भूल गई थी। आंसर राइटिंग डेफिनेटली जब आप एक बार अपने बेसिक्स को पढ़ लें तब आप स्टार्ट करिए। एटलीस्ट एनसीईआरटी के 3-4 रिविजन्स जब आपके हो जाए, आप एक बार स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। अगेन जो आंसर राइटिंग है उसके लिए स्लोली स्लोली, बहुत गंदा आंसर लिखा फर्स्ट डे। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट टेस्ट में मेरे बहुत गंदे नंबर आए थे। जो मेरा फर्स्ट आंसर था वो मुझे अभी पढ़ाया जाए तो मैं सब बोलूँगी अरे इसको मना करो, नहीं आंसर नहीं लिखना है। तो ऐसा है कि आप अपने जो आंसर राइटिंग है वो स्लोली स्टार्ट करिए, जब आपका बेसिक्स कंप्लीट हो जाए देन यू कैन स्टार्ट। 5 मंथ्स बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है, नहीं ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप 6 मंथ्स में कोर्स आपका बेसिक कंप्लीट करते हैं तब कर लीजिए, 4 मंथ्स में हो जाता है तो कर लीजिए, आपके ऊपर है ये। इज कोचिंग नेसेसरी? नो, कोचिंग इज नॉट नेसेसरी। कोचिंग आपके ऊपर है अगेन, बट आई वुड सजेस्ट कि कोचिंग का जो डिसीजन है वो तब लीजिए जब आपने बेसिक्स पढ़ा है। जैसे मेरे केस में मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैंने इसीलिए बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, पहले मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए जो मैंने शेयर की बुक लिस्ट की, लक्ष्मीकांत, नितिन सिंघानिया सर की बुक कल्चर के लिए, देन एंशिएंट ऑफ मिडिवल की, या तो तमिलनाडु की जो स्टेट बोर्ड की बुक आती है वो देख लीजिए, या फिर एनसीईआरटी देख लीजिए, और फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, इन्वायरमेंट कर लीजिए। जब आपका ये पूरा हो जाए तभी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। और सेम टाइम पे अगर आपको लगे कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया एनसीईआरटी में, इवन आफ्टर 2-3 रिविजन्स, देन यू कैन गो फॉर कोचिंग्स। जी मैंने इसकी कोचिंग नहीं ली है, मैंने ऑप्शनल की कोचिंग की है, और जीएस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और मेरे जो जो भी मैंने मेंस दिए हैं 4, उन सब में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा प्रीलिम्स जो है मैंने 2 बार क्लियर नहीं किया था। आई हैव गिवन 6 अटेम्प्ट्स, तो 6 अटेम्प्ट्स में मैंने 2 बार नहीं किया था, फर्स्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट में। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 प्रीलिम्स मैंने क्लियर किए। ओके, आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। पहले ऑप्शनल करें या जीएस, ऑब्वियसली ये आपका डिसीजन है। आई फील कि जीएस का थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आपको ऑप्शनल क्या लेना है। फिर जीएस का अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपने प्रीलिम्स के लिए पहले प्रिपेयर किया हुआ है, तो पहले ऑप्शनल खत्म करिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस फेज में हैं आपके प्रिपरेशन के, उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई वांट टू थैंक यूपीएससी टाइम टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म। बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म मैं लोगों को बता पाई कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मेरी क्या जर्नी थी। एंड इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो दे कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, और वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी मैंने दी हुई है, उस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, आई वुड लव टू आंसर देम। Thanks to all of you who are part of this live session. Okay, good luck, all the best.